नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम सीधे सतीश जी से जुड़ते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर बॉलीवुड की जिस तरह से आप एकदम से चड्डी उतार रहे हैं, लगातार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और मूल चीज ये कि क्लियर हो पा रहा है, जो हम लगातार कह रहे हैं कि उस तर्क के साथ, हवा हवाई केजरीवाल के स्टाइल में नहीं, उस फैक्ट के साथ कि क्यों इस बॉलीवुड का बाइकाट होना चाहिए। और कितना बड़ा पाप, सिर्फ बाइकाट नहीं, आपने तो शुरू किया कि इन सब के खिलाफ कानूनी जांच हो, गिरफ्तारी हो, इन सबको सजा हो। इन तमाम तथ्यों, खैर आप जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो तो निपट चुके हैं। लेकिन उसे ट्रेजेडी किंग कहा जाता रहा। आजादी जब हुई तो ये आदमी भाग करके आया उधर से, लेकिन बॉलीवुड में अपना करियर सेटल करने के लिए यूसुफ खान से ये दिलीप कुमार बन गया। लेकिन कहा जाता है कि चली सिर्फ इसी की, और इसने अपने इशारे पर, अपने उस स्टाइल में बॉलीवुड को घुमाया। ये पाकिस्तान और भारत से अपने आप को, इसकी अहमियत कितनी थी कि इसे निशाने पाकिस्तान मिला। और आप अब लगातार यह कह रहे हैं कि इस बॉलीवुड के दिल में पाकिस्तान रहता है। ये हमारे देश में तो है, कमाई तो भारत करता रहा है, लेकिन इसके दिल में पाकिस्तान रहता है। ये जानना जरूरी है कि किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि इस बॉलीवुड गैंग का, इस दाऊद गैंग का, इस कराची वुड गैंग का, जिसे लोग एक दूसरे की कही सुनी के आधार पे एक तो कह देते हैं कि दाऊद दाऊद गैंग है, ये बॉलीवुड जो है कराची वुड है ये। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये इनके दिल में रहता है, और उसके लिए असल मास्टर माइंड जो है, अब आप नए सिरे से नहीं, दिलीप कुमार इसको को कह रहे हैं। मनीष हाँ, इसको मनीष जी, इनके दिल में नहीं रहता। और इनके दिल में भारत नहीं रहता है। ये बड़ी समस्या है कि इनके दिल में पाकिस्तान रहता है, भारत नहीं रहता है। नहीं रहता। और आज जो मनीष जी मैं बताने वाला हूँ, सबसे बड़ा मठाधीश इस बॉलीवुड का, उसको भगवान के इन्होंने दर्जा दे रखा है। और उसके कर्म बताता हूँ आपको। मनीष जी, दिलीप कुमार पूरी बिछी जाती है, मीडिया बिछी जाती है, और ये पूरा बॉलीवुड तो बिल्कुल उसको भगवान की तरह करता है। यहाँ से शुरू करूंगा मनीष जी, जो निशाने इम्तियाज की आपने बात की। निशाने इम्तियाज इसको 23 मार्च 1998 को दिया गया था। तो पहले जरा दर्शक जान ले कि 23 मार्च को ही क्यों दिया जाता है। ये कभी किसी ये जरा पता किया किसी ने कि ये 23 मार्च को क्यों दिया जाता है? ये मनीष पाकिस्तान की जी, बुनियाद पड़ी उस दिन। मनीष जी, पाकिस्तान में आप कभी भी, यहाँ यूट्यूब, अब तो यूट्यूब उपलब्ध है, कभी भी आप गौर करिए। उनके यहाँ वो 14 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस कम हल्के तरीके से मनाया जाता है। 23 मार्च उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से। और आप इसे समझ लीजिए कि उनके यहाँ का जो शस्त्रों का सर्वोच्च प्रदर्शन वैसे ही होता है जैसे 26 जनवरी में हमारे यहाँ होता है, हाँ, 23 मार्च और को। जिस तरह से ये समझिए कि जो उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो 23 मार्च को ही दिए जाते हैं। उसको वो पाकिस्तान डे कहते हैं। और पाकिस्तान डे, जिन दर्शकों को ना मालूम, बता दूं कि 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और उसमें आधिकारिक रूप से पहली बार धर्म के आधार पर अलग देश की मांग की गई थी, और उसका देश का नाम पाकिस्तान तय हुआ था। आधिकारिक तौर पे वो पाकिस्तान, फिर वो उसी दिन से वो मानते हैं। अब आप समझिए कि वो उनका, उनके लिए 23 मार्च का क्या महत्व है, और हमारे लिए कितना वो क्या कहूँ इसके लिए कि हृदय अशुभ विदारक दिन है। है वो। बिल्कुल अशुभ बिल्कुल। दिन है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं बना, लाखों आदमियों की मौत हो गई उस विभाजन में। तो उस 23 मार्च 1998 को इसको निशाने इम्तियाज दिया, निशाने पाकिस्तान दिया गया था। मनीष जी, जिस समय इसको दिया गया था, दर्शक जरा एक चीज और ध्यान कर लें। ये किन हालात किस दिन गया था लेने, तो समझ लीजिए कि इसको कतई शर्म नहीं आई कि जिस नहीं दिन है। इस देश के 2 टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, उस दिन का वो जश्न है। और उस जश्न में ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान लेने गया था। ये तो इसकी पहली हरकत। और मनीष जी, किन हालात में गया था, ये सबसे शर्मनाक है। जरा दर्शकों को ये रिमाइंड करा दूं कि मनीष जी, 1990 से 1998 आर्मी के दस्तावेज बताते हैं कि 1990 से 1998 के दौरान कश्मीर में 9,000 नागरिक कत्ल कर दिए गए। 1870
सैनिक शहीद हो गए और उसी दौरान सेना ने करीब 9300 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। यानी मनीष जी समझिए कि उन 9 सालों के अंदर 90 से 98 किस कदर का कत्लेआम वहां पे हो रहा था कश्मीर में। और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि वो कत्लेआम पाकिस्तान ही करा रहा था। कर और और उसका एक दूसरा प्रमाण था मनीष जी जो बहुत ही खतरनाक है कि उसी 90 से 98 के दौरान कश्मीर में 19,000 AK-47 तो आर्मी ने बरामद की थी। 19,000 AK-47 राइफल, 11,100 मशीन गन बरामद हुई थी, 32,000 हथगोले बरामद किए थे आर्मी ने, 600 रॉकेट लॉन्चर और मनीष जी करीब करीब 4900 के करीब लैंड माइंस। यानी हिंदुस्तान में एक तरह से युद्ध पाकिस्तान ने छेड़ दिया था। जरा हथियारों की बरामदगी देखिए। और उस हालात में दिलीप कुमार को जब बुलाया कि तुमको हम अपने आगे सबसे बड़ा सम्मान देना चाहते हैं, तो ये तुरंत तैयार हो गया। और ये मैंने कहा ना कि इनके दिल दिमाग में भारत नहीं पाकिस्तान रहता है। इसके एक झूठ से बताता हूँ मनीष। जब ये लेने जाने लगा तो आपको ध्यान होगा उसी समय लोकसभा चुनाव हुए थे, मार्च में ही परिणाम आए थे, तो अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। अटल जी ने 18 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये चला गया, इसको बहुत देश में धिक्कारा गया। इसने लौट के बयान दिया कि मैं तो अटल जी से पूछ कर गया था, जबकि ऐसी कोई अनुमति की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो कागज पत्तर थे उनसे पता चला कि इसको अगस्त 1997 में बुलवा दिया गया था और इसने वहां आने की स्वीकृति दे दी थी। और मनीष जी अटल जी ने 18 मार्च को शपथ ली, 19 तारीख को उन्होंने अपना दायित्व ग्रहण किया। तो ये कब मांगने चला, 20 तारीख को ये पाकिस्तान चला गया था वो लेने के लिए 3 दिन पहले। तो कब अटल जी से पूछने चला गया और कब अटल जी ने इसको स्वीकृति दे दी। लेकिन झूठ बोला। तो इसका जब झूठ पकड़िए तो समझिए कि कितना मक्कारी से वो लेने का था। मतलब एक किसी भी हालत में वहां पे उस जश्न में जाना चाहता था, पाकिस्तान की शोभा बढ़ाना चाहता था। इसको हिंदुस्तान की धरती पे 20,000 लाशें जो बिछी थी, जिनमें से 12,000 लाशें हिंदुस्तानियों की थी, 9,000 नागरिक और 2-3 हजार सैनिक। उनसे इसको कोई लेना देना, इसको कोई सहानुभूति नहीं थी। ये पाकिस्तान का जश्न अटेंड करने चला गया था। फिर मनीष जी 98 में इसने कुकर्म किया, 99 में कारगिल हो गया। 99 में कारगिल हो गया, पूरे देश में मांग उठी। हमारे 600 जवान शहीद हुए थे, लगभग 600 जवान शहीद हुए थे कारगिल के युद्ध में। और इससे कहा गया, इसने बहुत मुंहफट जवाब दिया कि मैं ये सम्मान वापस नहीं करूंगा। जरा ये पाकिस्तान के पाले में जाके खड़ा हो गया। मतलब सोचिए कि ये पूरा देश आंदोलित था, उद्वेलित था और ये पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहा था। इसने वापस नहीं किया। कारगिल के बाद मनीष जी कंधार हुआ, फिर पूरे देश में मांग उठी कि वापस करो जो तुम पाकिस्तान से अवार्ड लेके आए हो। इसने मनीष जी वो भी वापस नहीं किया और ये मरते दम तक, ये मरा है तब भी इसके पास निशाने पाकिस्तान इसके गले में लटका हुआ था। तो आप जरा सोचिए इनकी प्राथमिकताएं क्या थी। और मनीष जी और बता दूं कि ये कितना झूठा और कितने जहरीला था ये आदमी कि इसने कहा था कि मैं अटल जी से पूछ कर गया था। इसने जब वो कहा तो हालांकि अटल जी ने कभी नहीं कहा, अटल जी ने कोई इसका जवाब दे, इसका कोई तवज्जो नहीं दी थी। और दर्शक एक बात से और समझ लें ये किस कदर झूठा था कि जब आपको ध्यान होगा अटल जी लाहौर यात्रा पे गए थे तो उनके साथ फिल्मी दुनिया और क्रिकेट और सभी हर तरह के लोगों को वो लेकर गए थे। तो जैसे क्रिकेट से कपिल देव उनके साथ गए थे, फिल्मी दुनिया से प्राण और शायद देवानंद गए थे, सुनील दत्त भी शायद गए थे। ये नहीं गया था, ये नहीं गया था, ये नहीं गया था। तो ये समझ लीजिए कि कितना इसके मन में जहर भरा हुआ था और इसने झूठ बोल दिया। और दर्शकों को एक और चीज याद दिला दूं, उसमें उसका कभी लुटेन मीडिया जिक्र ही नहीं करती, गूगल पर ढूंढिए, बड़ी मुश्किल से शायद कहीं मिल जाए कि कारगिल युद्ध के बाद मनीष जी जब लोकसभा चुनाव हुए तो ये कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा था।
और वोट मांगते मांगते भोपाल पहुंचा तो इसने कारगिल युद्ध के शहीदों का अपमान जरा सुनिए कैसे किया। इसने कहा वहां के लिए लड़ने की क्या जरूरत है, ये इससे इसका पाकिस्तान प्रेम पाकिस्तान परस्ती। इसने कहा वहां लड़ने की क्या जरूरत थी, वहां तो वैसे जंगल है, वहां कुछ पैदा है, अनाज अनाज तो पैदा होता नहीं, तो ऐसी ऐसी जमीन के लिए खून बहाने से क्या फायदा। जबकि वो कारगिल में वो हमारी धरती पे घुस आया था पाकिस्तान, और वो सामरिक रूप से कितनी महत्वपूर्ण थी वो चोटियां, और उसके लिए लोगों को बरगला रहा था कि हिंदुस्तान ने जबरदस्ती लड़ाई करी, हिंदुस्तान को लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वहां गेहूं दाल चावल पैदा नहीं होता। इतना एक नहीं होता। कमीना था, इतना ये पाकिस्तान परस्त था, ये पाकिस्तान की पैरवी। तब ये इसने ये नहीं कहा कि वो गलत घुसाया था, ठीक मारा, ये हिंदुस्तान की गलती तब भी ठहरा रहा था। और मनीष जी अब आता हूँ, जिसके दर्शक इंतजार कर रहे होंगे, जो इसकी मेन कुकर में जो इसके पोल पूरी तरह से इसको सारे कपड़े उतार देता है। ये कोई ये अनजान नहीं हुआ था तो बुढ़ापा था तो ये यही सब कर सकता था। ये इसकी पाकिस्तान परस्ती के मैंने उदाहरण दिए। उससे बुढ़ौती के। अलावा बुढ़ौती के, कि बड़ा बुढ़ा हो गया था तब ये सब कर्म कर रहा था। तो इससे समझिए कि इसके मन में क्या था। मनीष जी 1960 या 61 में, दर्शक ध्यान से सुने, कलकत्ता की पुलिस ने एक जासूस को पकड़ा पाकिस्तान के। वो वही पकड़ में आ गया तो उन्होंने उसकी तलाशी तलाशी ली तो उनके पास एक डायरी मिली। डायरी में दिलीप कुमार का नाम लिखा था, उसका पता लिखा था और उसका फोन नंबर लिखा था। तो मनीष जी जो नई पीढ़ी है वो नहीं समझेगी, उस दौर में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, और खासकर जो फिल्मी सितारे या जो सेलिब्रिटी हो, इनके फोन नंबर ढूंढना मतलब भगवान ढूंढने के बराबर हुआ करता था। वो साधारण रूप से उपलब्ध नहीं होते थे, बड़ा निजी तौर पर रखते थे क्योंकि लोग परेशान करते थे, इसलिए फिल्मी हीरो का बड़ा क्रेज हुआ करता था। लेकिन उस जासूस की डायरी में जब पता और दिलीप कुमार का नाम और वो फोन नंबर मिला, तो कलकत्ता की पुलिस जा मतलब अब देखिए क्योंकि उसमें लीपा पोती हुई थी, इतना बताया कुछ निश्चित कुछ बहुत महत्वपूर्ण मिला था पुलिस को, कि वो कलकत्ता से जहाज पकड़ के वो लोग बम्बई पहुंचे। और बम्बई पहुंचे तब तक दिल्ली भी खबर हो गई थी कि ऐसा ऐसा है। तो नेहरू तब जिंदा था, कांग्रेस का ये प्रचार किया करता था। तो जाके इसके घर मिली, और जब लौटी कलकत्ता पुलिस तो उसने कहा कि नहीं नहीं हमने बात कर ली, और वो कोई ऐसे साधारण प्रशंसक था दिलीप कुमार का, उसका कोई लेना देना नहीं था। मनीष जी ये बात उस जासूस से बात करने में नहीं समझ में आई थी पुलिस के, जब उसको पकड़ा था तब उनके नहीं समझ में आई कि ये क्या है। ये दिलीप कुमार के हम्म। घर जब इमरजेंसी में जहाज पकड़ के पहुंच गई पूरी पुलिस की टीम, और वहां से लौटी तो कहने का नहीं वो तो जो है उसका प्रशंसक था, तो ऐसे ही वो उसने नाम लिख रखा था, कोई उसका लेना देना नहीं था, और वो मामला रफा दफा हो गया मनीष जी। लेकिन इस मामले की कलई खुल गई 3 4 साल बाद, मनीष जी, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 का। तो उस समय पूरा अलर्ट था सब पाकिस्तान से। तब पहले आपको ध्यान होगा, पहले पाकिस्तान रेडियो लोग सुनते थे तो वो सारी फ्रीक्वेंसी बंद कर दी गई थी, आप नहीं सुन सकते थे, यहाँ बैन था उस पर। और आर्मी वो पूरी तरह अलर्ट थी। तो बम्बई के जो समुद्र तट है उस पर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस लगी थी उसने कुछ सिग्नल पकड़े पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान से सिग्नल बम्बई आ रहे हैं, रेडियो सिग्नल थे वो। और उन्होंने उनके कान खड़े होकर उन्होंने उसको ट्रेस करना शुरू किया। ट्रेस करते करते जब वो पहुंचे तो वो सिग्नल पहुंचे दिलीप कुमार के घर, और दिलीप कुमार के घर से रेडियो ट्रांसमीटर बरामद हुआ। ये अरे ये बाप रे। दस्तावेज ये अरे। दस्तावेज दिया, और वो और सामान्य स्तर पर नहीं बरामद हुआ, ओ बाकायदे हो। वो सब ये आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि मीडिया बड़ा कोशिश करता है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो आपको मिल जाएगा, वो ढूंढेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे। 1965 में इसके घर से रेडियो ट्रांसमीटर बरामद हुआ, और उन दिनों बरामद हुआ जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध युद्ध चल रहा। चल रहा था। युद्ध चल रहा था। और दूसरे ये भी बता दूं कि वो बम्बई जो है वो फिल्मी दुनिया की वजह से आप लोग उसको ज्यादा वो जानते हैं या उसका चर्चा करते हैं। बॉम्बे जो है हमारी नेवी का बहुत बड़ा बेस है, नेवी का बहुत बड़ा बेस है वहाँ पे। तो बहुत महत्वपूर्ण हमारे वो आर्थिक गतिविधियां वहाँ से पूरा बंदरगाह है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए इतनी इंटेलिजेंस लगी हुई थी, तभी उन्होंने वो सिग्नल पकड़ लिए थे। और जब इसके घर पहुंचे तो फिर वही हुआ जैसे महेश भट्ट ने पूर्व मनमोहन देसाई को कर दिया था, ऐसे कांग्रेस
के समय हुआ, और उसके बाद इसने सफाई दी कि मुझको पाकिस्तानी गाने और गजलें सुनने का बड़ा शौक है, और क्योंकि युद्ध की वजह से वो बैन लग गया है, तो मैंने गाने और गजलें सुनने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर ले रखा था। अच्छा और अच्छा इसकी, अच्छा। और मनीष जी, इतना इसकी सफाई पे पुलिस मान गई। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। पुलिस ने मान लिया और मामला वो रफा दफा हो गया। लेकिन हल्ला मचा, जनता में भी हल्ला मचा, विपक्ष ने भी हल्ला मचाया। तो एक जांच कमेटी गठित की गई, और उस जांच कमेटी ने भी यही रिपोर्ट दे दी। और जांच कमेटी भी कांग्रेस ने बनाई थी कि हाँ, ये गाना सुनने के लिए इन्होंने इनके यहाँ से रेडियो ट्रांसमीटर बरामद हुआ था, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। मनीष जी, वो गाना सुनने के लिए उसने रेडियो ट्रांसमीटर लगाया था, या कव्वाली सुनने के लिए? इसके ऊपर लठ बरसना चाहिए था कि ये तुम रेडियो ट्रांसमीटर तुम लाए कहाँ से, लाए कहाँ से? प्रतिबंधित। ये रेडियो ट्रांसमीटर बाजार में नहीं बिकता मनीष जी, और खासकर युद्ध के हम्म, दौरान। ये वो महत्वपूर्ण वो सवाल था। हाँ। ये सवाल था जो जो सारी बातें कह रहा था। लेकिन मैंने कहा ना कि ये सब ढांक दिया गया, उसको तजदी किंग बना दिया गया, अभिनय का सम्राट कहा जाने लगा, और मरते दम तक उसको बॉलीवुड अपनी खोपड़ी पर बैठा के हगाता मुताता रहा। सीधी सीधी बात है, जबकि वो शक्ल देखने लायक नहीं था। उसकी उसकी जिंदगी जेल के पीछे गुजरनी चाहिए थी, जेल के पीछे। लेकिन वो है, तो ये 2 3 4 प्रकरण है। तो ये जो सबसे बड़ा चेहरा, वो इसकी हरकतें ये थी। मैंने कहा था कि निशाने इम्तियाज से लेके और उसके घर पर रेडियो ट्रांसमीटर बरामद होने तक, और उस पर कभी कोई सख्ती नहीं, उसका महिमा मंडन किया जाता रहा। और मनीष जी, अभी 4 साल पहले, लोगों को याद नहीं होगा, इजराइल के प्रधानमंत्री आए थे, बेंजामिन नेतन्याहू आए थे। तो बम्बई में उनका एक बम्बई वो गए थे, वो जो वहाँ 26/11 में जो उनके इजरायली मारे गए थे, उसके उसमें वो भी गए थे। तो एक बॉलीवुड की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था उनके लिए, अनुपम खेर वगैरह उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। मनीष जी, सब लोग गए, लेकिन सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान नहीं गए। बायकॉट किया उन्होंने, कह के बायकॉट किया। तो ये बॉलीवुड और इजराइल के, उस इजराइल का जो हिंदुस्तान का वास्तव में मित्र है, उसका उसका बायकॉट करने में इनको शर्म नहीं आई। और नहीं मनीष जी, जो आती। टेम्पलेट में आपने जो टेम्पलेट में फोटो लगाई है, दिलीप कुमार वहां जाके लेता है निशाने पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ से भी मिलता है, नवाज शरीफ से भी मिलता है। वहां ये को हंस के मुस्कुरा के गले मिलते हैं। आमिर खान को, शाहरुख खान को इमरान खान से मिलने में कोई परेशानी नहीं है, जो दुश्मन है, जो नहीं। कम से कम 1 लाख हिंदुस्तानियों का कत्ल कर चुके हैं, उस देश के नेता से मिलने में इनको कोई परेशानी नहीं होती है। और नेतन्याहू से मिलने में इनको आग लगती है, ये खुलेआम बहिष्कार करते हैं। उस समय आपने देश को बेइज्जत किया था। तो ये था कि बॉलीवुड के दिल में पाकिस्तान, और सबसे खास बात, दिल में पाकिस्तान रहे तक तो गनीमत थी। भारत नहीं है, भारत के हित इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप इजराइल के प्रधानमंत्री को जब बेइज्जत कर रहे थे, तो आप भारत के हितों को प्रभावित कर रहे थे, भारत के हितों पर चोट पहुंचा रहे थे। तुम ये संदेश दे रहे थे कि भारत जो है तुम्हारे साथ नहीं, फिलिस्तीन वो आतंकवादी देश जो है उसके साथ खड़ा है। तो ये समझिए, इनकी ये हरकतें हैं मनीष जी। ये तो आपने मतलब मुझे याद दिला दिया, सचमुच ये तीनों सचमुच नहीं गए हुए थे। ये तीनों बंदर जो हैं, बॉलीवुड के तीनों खान बंदर, ये तीनों, और इससे तो साफ एक मैसेज क्लियर है कि इसमें पाकिस्तान प्रेम अलग बात है, ये तो सचमुच भारत विरोध का मामला है। और इस आमिर खान के दीवाने कई सनातनी मुझे नजर आते हैं, सलमान खान को के बॉडी के कारण कई लोग इसके दीवाने नजर आते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सतीश जी, आपने सलमान खान पे अब तक कुछ नहीं कहा। तो मैं तो चाहूंगा कि एक बार दिन तीनों खान पे एक स्पेशल होना चाहिए, किसी को ये हम्म, शिकायत नहीं रहे। कह रहे हैं कि आमिर खान और शाहरुख खान पे तो आप लोगों ने किया, सलमान खान से कुछ खास प्रेम है क्या? तो इसमें तो सतीश जी ने बताया कि कैसे इन तीनों खान ने बाइकाट किया था, तो ये क्लियरली आया। और सलमान खान के लिए तो हमने कई बार अलग से कोर्ट एंगल से, कोर्ट की रिपोर्टिंग के आधार पे कई बार ये शो किया है। तो मसला ये हाँ, नहीं है, मामला ये था कि जब बड़े बड़े मामले थे, तो इसमें सलमान खान इसमें पूरा चिरकुट है। सलमान खान मुझे जो ऐसा लगता है कि मेंटल लेवल पर वैसा नहीं है जितना बड़ा षड्यंत्रकारी आमिर खान हो सकता है।
उसके हाँ थोड़े से वही है मतलब ही है। कहते हैं ना, घुटने में बुद्धि वाली मामला है, उस पे ना जाना चाहिए। आमिर खान ज्यादा और कम की बात यह है, तो आमिर खान स्वीट पॉइजन है। वो देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बॉलीवुड का मेरी नजर में सर वो सबसे खतरनाक चेहरा है। आज की तारीख जिहादी में है। आमिर खान से डेंजरस मुझे कोई नहीं नजर आता। क्योंकि ये बाहर ये लोग जो है ना, इनके इनकी भाषा में, जैसे शाहरुख खान है वो चक्का की तरह है, वो कुछ उल जुलूल बोल जाता है, लेकिन कई लोग जो होते हैं को दिखाई नहीं देते। आमिर खान सबसे डेंजरस है, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है सर हाँ। एक दिन इन तीनों खान पे कीजिए, क्योंकि आखिर लोगों को टारगेटली ये तीनों खान पे नहीं हुआ है। और जो आपने दिलीप कुमार पे बताया, चूंकि हम लोग उन चीजों को उठाया, हम लोगों ने, सतीश जी ने उन चीजों को ज्यादातर मुझे लगता है उठाया है जो चर्चा का विषय, जो कारपेट के नीचे था। अब शाहरुख खान हम्म। सलमान खान के बारे में तो सब जानते हैं, सब जानते हैं। इसीलिए विशेष रूप से उसे नहीं खोला गया है। लेकिन ये दिलीप कुमार से लेकर जावेद अख्तर तक ये सब स्वीट पॉइजन है। आमिर खान हाँ स्वीट पॉइजन इस देश के लिए बहुत जहरीला है। मुझे लगता है इस चीज को, और यदि जरूरत हुई तो तीनों खानों पे इस पर एक विमर्श किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बनी जी, बिल्कुल। तो बस इसको जारी रखिए। ये इस बॉलीवुड के खिलाफ जो है ये जंग जो है, इसको धीरे मत पड़ने दीजिए, क्योंकि अगर ये बिल्कुल निर्णायक, समझ इस तरह से निर्णायक दौर में है हम लोग। और जो मनीष जी, कल मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था, लोगों ने ओटीटी के लिए बात की। तो जी जी। ओटीटी का भी आप पता कर लीजिएगा। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ओटीटी में नेटफ्लिक्स का भट्टा बैठा जा रहा है। और उसका पता नहीं 10 लाख की 20 लाख वो जो है सब्सक्राइबर घटे हैं हिंदुस्तान में। और नेटफ्लिक्स ने भी शायद 2 या 3 महीने पहले अपना पूरा स्टाफ बदल दिया, जो डिसाइड करता था कि कौन सा कंटेंट जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। तो आप लोगों ने जो इनका बहिष्कार शुरू किया, तो ये पैसे के खिलाड़ी हैं, ये सब पैसे के लोग हैं। तो वो ओटीटी भी लाइन पे आ रहा। और अब तो मैं देखता तो नहीं हूँ, लेकिन आप देखिए तो ओटीटी में कुछ बड़े अच्छे सीरियल जो यार मित्र चर्चा करते हैं, जो भारतीय संस्कृति से संबंधित आने लगे हैं। अन्यथा पहले तो इन्होंने उसको बेचाले से बदतर बना रखा था कि आप परिवार के साथ बैठ के देख नहीं सकते, और हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ जहर उगलते थे। लेकिन वो संदेश उनको जा रहा है। और सबसे जा बड़ा रहा है। संदेश तो है कि अभी तक जो खबर है कि लाल सिंह चड्ढा जो आमिर खान की पिक्चर है, उसको भी उन्होंने लेने से सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म ने मना कर दिया कि हम इसको मना कर दी। नहीं लेंगे। तो वही कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये स्थिति तो पैदा कर दी है लोगों ने। अब तो स्थिति हो गई सर, करण जौहर को मैं देख रहा था, उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो रो रहा है अपनी फिल्म आने वाले, शायद ब्रह्मास्त्र बनाया है उसने, उसके लिए रो रहा है। तो ये चीजें, ये मैं हम लोगों ने इस सीरीज इसलिए चलाई है कि ये सिर्फ सतही तौर पे नहीं लोगों को लगेगा अरे लोग बॉलीवुड का बाइकाट कर रहे हैं, आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा बनाया उसका बाइकाट हो रहा है क्योंकि आमिर खान ने कह दिया कि मेरी बीबी को डर लगता है। मामला सिर्फ इतना नहीं था, मामला नहीं नहीं। बॉलीवुड के अंदर का जहर का था, और सतीश जी ने उसी को खोलने की कोशिश की है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि हर विश्लेषण को जो पिछले 5-6 दिनों से चल रहा है, करीब 4-5 तो हो चुका है मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए। यदि जरूरत हुई तो प्रयास ये करेंगे कि रामायण और महाभारत पर एक एक विश्लेषण सतीश सर करें। उसके पूरे कलाकार का क्या हुआ, किस तरह का समर्पण था। आज मैं एक वीडियो सुन रहा था, कैसे कैसे किन किन कलाकारों को चुनने में क्या क्या चीजें हुई। तो क्योंकि इससे समझा जा सकेगा कि जिस सनातन चीजों को, चूंकि आप संतोषी माता के लिए आपने बताया, जो इतना लोकप्रिय था, मतलब जिस चीज को दर्शक पसंद, कहते हैं ना कि मार्केट में वो चीजें ज्यादा डिमांड होती है, उसकी कीमत बढ़ती है जो डिमांड ज्यादा होता है। जब हाँ सनातनी संस्कृति की इतनी डिमांड थी, जय संतोषी माता से लेकर गुलशन कुमार के भक्ति गीत का, जब रामायण की इतनी मांग थी, महाभारत की इतनी मांग थी, तो फिर उसके कलाकार क्यों खत्म कर दिए गए, उनके कलाकारों को क्यों नहीं अवसर मिला। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से चोट किया इस दाऊद वुड की इस पूरी व्यवस्था ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से दिलीप कुमार वाले मुद्दे को उठाया। शुभ रात्रि। हाँ। इस पूरे फैक्ट के साथ हमने कोशिश की है कि आप सब तक वो चीजें बताई जा सके, पहुंचाई जा सके कि आखिर बॉलीवुड बाइकाट क्यों, क्यों ये बॉलीवुड हमारी सनातनी संस्कृति और हमारे देश का दुश्मन बना हुआ है। एक एक फैक्ट आपके सामने आए हैं। मुझे उम्मीद है इस विश्लेषण को आप दूर तक ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे साझा करेंगे, ताकि लोग ये समझ सकें। और जब तक आप चाहेंगे, आपने चाहा लाल सिंह चड्ढा का जैसी फिल्म, इसको देखे बिना उसकी स्क्रिप्ट क्या है, वो व्यक्ति जहरीला है इस देश के लिए, आमिर खान जहरीला है। एक एक व्यक्ति, यदि उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई भी ऐसा है, उसके खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए। और
बॉलीवुड वही चलाएगा, वही दिखाएगा जो आप चाहेंगे। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खैरात की पत्रकारिता, षड्यंत्र की पत्रकारिता के खिलाफ एक मुहिम के लिहाज से स्वतंत्र पत्रकारिता क्षेत्र में अपना मंथली या सालाना अंशदान जरूर दें, मंथली सब्सक्रिप्शन जरूर दें। इसके लिए आप डिजिटल नंबर के साथ सहयोग ले सकते हैं। इस डिजिटल माध्यम से आप मनीष ठाकुर परिवार पर अपना स्वतंत्र पत्रकारिता क्षेत्र में सब्सक्रिप्शन अदा कर सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं तो मंथली या सालाना सब्सक्रिप्शन जरूर अदा करें। आप सब इसके हिस्सेदार हैं, इसीलिए हर कोई इस गिलहरी सहयोग का हिस्सेदार है। ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और बहुत लोगों की डिमांड है, तो जो ज्वाइन बटन मेंबर जो भी हैं, मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि उनके साथ कुछ लाइव संवाद जुड़ा जाए। एक नए तरीके से एक विश्लेषण दिन में एक ऐसा 5 बजे का समय मैं प्रयास करूंगा, 5-6 बजे का, शनिवार या रविवार के दिन। आप लोगों की यदि इच्छा हुई तो आप लोग यदि ऐसा कहेंगे कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं किसी समसामयिक विषय पर, किसी टॉपिक पे, तो करीब 7 से 8 लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा 2-4 दिनों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो ज्वाइन बटन मेंबर हैं, परिवार के सदस्य इस रूप में हैं, उनको जोड़ा जा सके। और एक लोग, चूंकि कई बार सवाल के लिए खोलता हूं तो पूरे लोग आ नहीं पाते हैं, तो जो डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहते हैं सीधे उनसे जुड़ने का एक प्रयास करूंगा, एक नए सिरे से। चूंकि ये 2 वे जर्नलिज्म है, तो आपकी बात भी सुनी जाए। आप अपना एक लाइन का मैसेज यदि देना चाहते हैं तो एक दिन में मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 लोगों के साथ संवाद कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शुभ रात्रि।